नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। मॉनसून जा रहा है और सर्दी दस्तक दे रही है। त्योहारों का मौसम आ रहा है। कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद देश में पहले चुनाव का ऐलान हो चुका है। कोरोना काल का ये राजनीतिक प्रयोग बिहार की जमीन से हो रहा है। चेहरों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल है, लेकिन राजनीति की गति वही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला दिवाली से पहले हो जाएगा। वैसे बिहार न जाने कितनी सदियों से ऐसी राजनीतिक हार जीत का गवाह रहा है। पटना, भागलपुर, वैशाली, राजगीर सत्ता के ऐसे केंद्र रहे हैं जिनसे भारत ने ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने राजनीति का पहला सबक सीखा। भारत का राजनीतिक इतिहास तो शुरू ही बिहार से होता है। बिहार में ऐसा क्या है कि वो वैदिक काल से ही राजनीतिक प्रयोगों की जमीन बन गया? बिहार में ऐसा क्या है कि बौद्ध और जैन जैसे धर्म यहीं पनपे? बिहार में ऐसा क्या है कि राजनीति, साहित्य, विज्ञान और गणित के बड़े बड़े विद्वान यहां से हर कालखंड में दुनिया को रास्ता दिखाते रहे? बिहार में ऐसा क्या है कि बापू ने भारत में अपने आंदोलन की शुरुआत यहीं से की? और बिहार में ऐसा क्या है कि आजाद भारत में भी सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई? बिहार के चुनावों के वक्त इन सारे सवालों को परखने का मौका आया है। आज से देखिए न्यूज़ 24 की इस खास सीरीज बिहार का इतिहास गवाह, जिसमें बिहार के इतिहास का हर पन्ना पलटा जाएगा। बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन महाकाव्यों में भी मिलता है। त्रेता युग में राजा जनक, द्वापर युग में राजा जरासंध की कर्मभूमि रही है बिहार। ऋषि वाल्मीकि भी बिहार की मिट्टी पर पैदा हुए। कौटिल्य ने भी इसी जमीन से दुनिया को राजनीति का सूत्र दिया। गौतम बुद्ध की तपोभूमि रही बिहार। दुनिया को शून्य का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट की कर्मभूमि और शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत की प्रयोग स्थली है बिहार। कभी इसी पाटलिपुत्र से मौजूदा अफगानिस्तान तक की हुकूमत चलती थी। तब दुनिया में चर्चा पाटलिपुत्र की होती थी। अपनी धुन में चलने वाले बिहार के लंबे चौड़े, संघर्षपूर्ण और गौरवशाली इतिहास की शुरुआत कहां से की जाए, इस सवाल ने हमें बहुत उलझाया। ऐसे में हमने फैसला लिया समय की सुई को करीब 2500 साल पीछे ले जाने का। मगध की विजय पताका की चर्चा दुनिया के हर हिस्से में हो रही थी। तब मगध के सिंहासन पर था अजात शत्रु। सिंहासन के लिए अजात शत्रु अपने पिता की हत्या कर चुका था। महत्वाकांक्षा की घोड़े पर सवार अजात शत्रु तेजी से तलवार के दम पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा राजा बन गया। अंग, लिच्छवी, वज्जी, कोसल और काशी समेत कई छोटे बड़े राज्य मगध के नक्शे में जुड़ गए। ऐसे में अजात शत्रु की गिनती प्रतापी और शूरवीर राजाओं में होने लगी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैशाली में गणराज्य की स्थापना हुई और मगध का राज, जहाँ का शासक अजातशत्रु था, इसका विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ और ये एक साम्राज्य में परिवर्तित हुआ। अपने समय के शासकों में अजातशत्रु निश्चित रूप से सबसे महान शासक था और आप जानते हैं कि उसी ने वैशाली को भी जीता। अंग तो पहले ही उसके पिता ने जीत लिया था। उसने कौशल पर भी अभियान किया और इस तरह से मगध के राज को उसने उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ या सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। सत्ता के लिए खूनी संघर्ष और सीमाओं के विस्तार की प्यास के बीच बिहार की जमीन से ही नई परंपरा का अंकुर फूट रहा था। वैशाली में गणतंत्र का पहला प्रयोग हो रहा था, जिसने बाद में लोकतंत्र का रूप लिया।
वैशाली बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के दिन में वैशाली को कहा जाता है कि द फर्स्ट रिपब्लिक, विश्व का जो पहला गणतंत्र है वो वैशाली है। और ज़्यादातर जो गणतंत्र थे, जैसे बुद्ध का भी जन्म गणतंत्र में ही हुआ था, अधिकांश गणतंत्र जो था वो गंगा के उस पार, यानी आज जिसको हम उत्तरी बिहार कहेंगे या उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश कहेंगे, यहाँ पर ये छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे। इन राज्यों को एक एक करके मगध के शासकों ने पराजित की। तलवारों की चमक, मार काट और जीत हार के बीच एक और आवाज मगध की सरहद में ही सुनाई दे रही थी। हम शरणं गच्छामि। सत्ता और संपत्ति की बढ़ती भूख के बीच भगवान बुद्ध ने लोगों को जीवन का मतलब समझाने की कोशिश की। सत्ता के लिए खूनी संघर्ष के बीच से भगवान बुद्ध के जरिए त्याग और शांति का संदेश बिहार की धरती से निकल रहा था। उस समय जो एक वातावरण था हिंसा का और उसकी वजह से जो विनाश हो रहा था, मानवता जो त्रस्त थी, लोग मर रहे थे, परिवार उजड़ रहे थे, घर बर्बाद हो रहे थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी। तो उसमें कहीं ना कहीं पर एक विकल्प की खोज लोगों के मन में थी और ये विकल्प महात्मा बुद्ध ने भी प्रस्तुत किया, महावीर जैन ने भी प्रस्तुत किया और दोनों ही ने अन्य बातों के अलावा प्रधान रूप से अहिंसा को महत्वपूर्ण माना। सत्ता का जितना विस्तार होता है उतने ही दुश्मन भी पैदा होते हैं। मगध के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तब मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, जिसे आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। ऐसे में मगध के लिए नई राजधानी बसाने पर मंथन शुरू हुआ और ये मंथन खत्म हुआ गंगा किनारे पाटलिपुत्र पर। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इस दौर में पाटलिपुत्र का तेजी से विस्तार हुआ। तब इस शहर के वैभव की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। मगध साम्राज्य की राजधानी के तौर पर जब पाटलिपुत्र की किलेबंदी हो रही थी, तब गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि पाटलिपुत्र को जल, अग्नि और आपसी कलह से ज्यादा खतरा हो सकता है। गंगा किनारे बसे होने की वजह से बाढ़ का खतरा हर साल इस शहर पर मंडराता है। अग्नि यानी आग से अब तक इस शहर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता के मिजाज वाले पाटलिपुत्र को कलह से कभी भी मुक्ति नहीं मिली। पाटलिपुत्र का इतिहास आपसी संघर्ष और कलह से भरा पड़ा है। पाटलिपुत्र की आन बान और शान पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींचने लगी। एक ओर पूरी दुनिया में पाटलिपुत्र का गुणगान हो रहा था, तो दूसरी ओर मगध के सिंहासन पर बैठे राजाओं पर धीरे धीरे ताकत और दौलत का नशा चढ़ने लगा। तब मगध पर नंद वंश का शासन था। राजा को प्रजा की परेशानियों की कम और अपने भोग विलास की चिंता ज्यादा रहती थी। नंद वंश के राजाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि भारत को, खासकर आर्यावर्त को पूरब से पश्चिम तक एक देश में सुदृढ़ करने का उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, सफलता पाई। ऐसी सफलता पाई कि सिकंदर के सैनिक भी डर गए, क्योंकि महापद्मनंद के पास 10 लाख की सेना थी। इसलिए सिकंदर लौट गया नंद वंश के किस ताकत के डर से। ये उनकी बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन बाद में जो अंतिम सम्राट हुए वो लोभी थे, इसलिए जनता पर उन्होंने बहुत टैक्स बांधा और वे एक तरह से निरंकुश भी थे। नंद वंश के राजा धनानंद के समय तो चमड़े से लेकर पत्थर तक पर टैक्स लगने लगा। प्रजा टैक्स के बोझ तले त्राहिमाम कर रही थी और राजा को भोग विलास से फुर्सत ही नहीं थी।
मगध सम्राट की ऐसी मनमानी ने पाटलिपुत्र की जमीन पर राजा और शासन के लिए नियम कायदे तय करने की बहस छेड़ दी। नंद वंश के अंतिम राजा यानी जो धनानंद थे, वो सही में बहुत ही निरंकुश राजा थे। बहुत टैक्स लेते थे। कहते हैं कि 80 कोटि कॉइन्स जो हैं, सिक्के, वो गंगा किनारे छुपा कर रखे थे। जब चंद्रगुप्त ने हमला किया मगध पर, उस समय लोगों का विरोध नहीं हुआ और चंद्रगुप्त के लिए वो काम ज़्यादा आसान रहा। मगध के वैभव और शोहरत के किस्से यूनान तक पहुंच चुके थे। दुनिया जीतने के इरादे से निकला सिकंदर तेजी से मगध की ओर बढ़ रहा था। विदेशी आक्रमण के खतरे को भांपते हुए तक्षशिला के एक ब्राह्मण और पेशे से शिक्षक चाणक्य ने राजा धनानंद को सचेत करने का फैसला किया। लेकिन सत्ता के मद में चूर सम्राट ने चाणक्य को भी नहीं छोड़ा। धनानंद, ये ब्राह्मण अपनी शिखा खोलता है। मैं तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंदवंश को पाटलिपुत्र से जड़ समेत उखाड़कर फेंक नहीं देता। चाणक्य ने अपनी कूटनीति के दम पर धनानंद को हरा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। जाति प्रथा और राजवंश के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के उदय ने बिहार की धरती से नया शंखनाद किया। जब चाणक्य यहाँ आए तक्षशिला से पाटलिपुत्र में, और जब उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता से नंदवंश का विनाश किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो साम्राज्य प्रशासन में तो तब्दीली की, साथ ही उनकी जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र में उन्होंने एक नई व्यवस्था दी कि प्रजा सुखे सुखं राज्य, कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। इस दौर में चाणक्य का अर्थशास्त्र शासन और शासक के लिए एक ऐसा सूत्र है जो राजा के लिए योग्यता और जिम्मेदारी दोनों तय करता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखे हर शब्द को मगध की शासन व्यवस्था में व्यवहारिकता के धरातल पर उतारा। रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन की शुरुआत भी बिहार की धरती से ही हुई। कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, उसका महत्व इसलिए है कि विश्व में वो पहली रचना है जो स्टेट क्राफ्ट या शासन पद्धति के बारे में लिखी गई। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कूटनीति की भी बात है, कर प्रणाली की भी बात है, सामान प्रशासन की बात है, राजा के अधिकार और दायित्व की बात है, बहुत सारी चीज़ें। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब है जो शासन से संबंधित सभी बातों को अपने में समोए हुए है। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य ने पहली बार मगध की सीमा को अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया। पहली बार भारत एक शासन सूत्र में बंधा। चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में ही संभवतः पहली बार विदेश विभाग की अवधारणा ने आकार लिया। पाटलिपुत्र से चल रहे विशाल साम्राज्य को संभालने और दूसरे देशों से कारोबारी रिश्ते बनाने के लिए विदेश विभाग की जरूरत महसूस हुई। लेकिन बाद के शासकों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक भोग विलास में व्यस्त रहने लगे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार भी इसी राह पर थे। बिंदुसार के पुत्रों में सिंहासन के लिए ऐसा संघर्ष हुआ कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाने में जरा भी संकोच नहीं किया। अशोक के दौर में भारत की सीमा का जितना विस्तार हुआ उतना फिर कभी नहीं हो पाया। पाटलिपुत्र की सीमा हिंदकुश से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गई। इतना बड़ा साम्राज्य और उसका केंद्र पाटलिपुत्र। ये सम्राट अशोक का शौर्य था, साम्राज्य के विस्तार की ऐसी प्यास जिसका कोई अंत नहीं।
अशोक की कलिंग यानी आज के उड़ीसा पर बहुत पहले से नजर थी। मगध की विजय पताका फहराने की ख्वाहिश लिए अशोक ने कलिंग पर हमला कर दिया। कलिंग विजय के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार वस्तुतः चरम सीमा तक कर लिया था। अब सिर्फ सुदूर दक्षिण में जो अब तमिलनाडु का और केरल का क्षेत्र हो सकता है, लगभग वही क्षेत्र था जो उसके राज्य से बाहर था। बाकी पूरा उपमहाद्वीप उसके नियंत्रण में था। इस युद्ध में इतना खून बहा और इतनी जिंदगियां तबाह हुई कि अशोक का मन बदल गया। युद्ध की जगह चक्रवर्ती सम्राट ने बुद्ध का मार्ग पकड़ना बेहतर समझा। सिंहासन के लिए 99 भाइयों की हत्या करने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध में खून खराबा और तबाही ने हृदय परिवर्तन कर दिया। पर इस बात पर इतिहासकार एक मत नहीं है। इतिहासकारों में एक वर्ग की सोच है कि अशोक ने शांति का रास्ता अपने लंबे चौड़े साम्राज्य को बचाए रखने के लिए अपनाया होगा। आज की तारीख में जिस स्मार्ट सिटी का ख्वाब देखा जा रहा है और उसे हकीकत में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं, कुछ वैसा ही ख्वाब आज से करीब 2250 साल पहले अशोक ने भी देखा था। कहते हैं कि उस वक्त पाटलिपुत्र दुनिया की किसी भी स्मार्ट सिटी से कम नहीं थी। आज से करीब 2250 साल पहले पाटलिपुत्र कैसा रहा होगा? अपनी अपनी कल्पना के हिसाब से लोग पाटलिपुत्र का खाका खींचते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक पाटलिपुत्र में सुख सुविधाएं और नगर की सुंदरता का पूरा ध्यान रखा जाता था। हर घर में शौचालय और पानी की निकासी का इंतजाम था। साफ सफाई के लिए रसोई और खाने की जगह अलग अलग रखी जाती थी। घर बनाते वक्त नियम तोड़ने वालों को कड़ी सजा भी दी जाती थी। पैलेस के बारे में रेफरेंस मेगास्थनीज ने दी और कहा कि विश्व में इतने जगह पर हम घूमे, लेकिन ऐसा राजमहल हमने कहीं नहीं देखा जो कि दैविक कृति लगता है। और जो टाउन प्लानिंग के बारे में कौटिल्य ने लिखा है कि जिस शहर में लोग बसते हैं उसको वार्ड में डिवाइड किया जाता है। हर एक वार्ड के लिए 2 अधिकारी होते हैं और ख़ास तौर पर जो लोग आग में काम करते हैं, मान लीजिए जो लोहार है या अन्य है, उनको हमेशा शहर के एक कोने वाले वार्ड में बसाना चाहिए। उस दौर में किराए पर भी मकान लेने और देने का चलन था। इसके लिए नियम तय थे। नियम तोड़ने वाले पर मोटा जुर्माना लगता था। शायद उसी व्यवस्था और चलन ने आगे चलकर मकान मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट की शक्ल ली। कि उस समय का पाटलिपुत्र विश्व के महानगरों में संभवतः सबसे ऊंचे स्थान पर था। एक बहुत ही विशाल नगर था, बहुत ही सुनियोजित नगर था। जो ग्रीक एम्बेसडर आता है चंद्रगुप्त के दरबार में, मेगास्थनीज, उसकी जो रचना है इंडिका, उसमें बहुत विस्तार से पाटलिपुत्र के पूरे नगर योजना के बारे में चर्चा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से बना हुआ नगर था। अशोक के दौर में खेत, मकान जैसी संपत्ति बेचने के लिए खास नियम बनाए गए थे, जिसके तहत संपत्ति के खरीदार और विक्रेता के बीच गुपचुप करार नहीं हो सकता था। इस दौर में संपत्ति बेचने और खरीदने की प्रक्रिया पारदर्शी और सार्वजनिक थी। माना जाता है कि अशोक ने सत्ता के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इसी कुएं में फिकवाया, जिसे अगम कुआं के नाम से जाना जाता है। बहुत खून खराबे के बाद जिंदगी में एक मोड़ पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक को शांति और खुशहाली का रास्ता भगवान बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलते हुए दिखा। अशोक ने अपनी ओर से बौद्ध धर्म के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने युद्ध की जगह बुद्ध के रास्ते पर चलने की नसीहत दी, लेकिन सत्ता के मिजाज वाले पाटलिपुत्र के राजकुमारों के बीच सत्ता के लिए खून खराबा जारी रहा। गंगा की लहरों ने पाटलिपुत्र के कई रंग देखे।
बात करीब 1700 साल पुरानी है। पाटलिपुत्र पर गुप्त वंश का परचम लहरा रहा था। इतिहास के इस दौर को भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बना लौह स्तंभ आज भी खड़ा है। उस दौर के विज्ञान, तरक्की और हुनर की कहानी बयां कर रहा है। कालिदास भी इसी दौर के हैं और नालंदा विश्वविद्यालय की नींव भी इसी दौर में पड़ी। वाल्मीकि रामायण और महाभारत और वेदों की छोड़ दीजिए, लौकिक साहित्य के जितने ग्रंथ हैं वो अधिकांश का निर्माण, उसकी रचना गुप्तों के काल में हुई। आज जो धर्म है हम लोगों का, हिंदू धर्म, ये पहले वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म को जो पौराणिक स्वरूप मिला वो गुप्तों के समय में हुआ। संस्कृत का सबसे बड़ा विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के समय में सचमुच नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। ये वो दौर था जब साहित्य, विज्ञान और कला सबका बराबर विकास हुआ। इसी वंश के सम्राट समुद्रगुप्त का साम्राज्य तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक फैला था और सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र था। विज्ञान के ही बारे में हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र से आर्यभट्ट का कितना घनिष्ठ संबंध था। तो विद्या के क्षेत्र में पाटलिपुत्र के ही संदर्भ में थोड़ा दूर नालंदा की बात आप कर रहे हैं। एक और विश्वविद्यालय की बात मिलती है जो तेलिया ढाका, अभी तिल्हाड़ा जो है। तो विद्या का ये एक तरह का हब यहाँ पर बन गया था। विद्वानों के बीच ऐसे भी लोग थे जो बड़े गणितज्ञ थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे। तो उस लिहाज से आप देखिएगा तो पाटलिपुत्र एक बड़ा इंटेलेक्चुअल सेंटर है। 12वीं शताब्दी आते आते बिहार में दिल्ली सल्तनत के लिए माहौल बनने लगा। बख्तियार, खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश एक एक करके बिहार पर अपनी धाक जमाते रहे। सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र से दिल्ली खिसक गया। मगध की राजधानी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो गई। पहले यह केंद्र जो पाटलिपुत्र था वो कनौज में शिफ्ट हुआ। हर्षवर्धन और बाद के जो राजा हुए सबकी राजधानी गढ़वाल साम्राज्य तक की राजधानी कनौज रही। और तब जब विदेशी आक्रांता आए तो यहाँ से स्थानांतरण हुआ है पाटलिपुत्र से दिल्ली, तो 7वीं शताब्दी में ही हो गया था। वो कनौज चला गया था, उत्तर भारत का सेंटर कनौज चला गया था। कनौज से दिल्ली गया और दिल्ली बना रहा, दिल्ली आगरा बना रहा है। मुश्किल हालात को नियति मान लेना पाटलिपुत्र की फितरत नहीं। हाशिए पर खड़े होकर किसी का फरमान सुनने की नहीं। शायद इसी मिजाज वाली आबो हवा ने शेरशाह सूरी को जन्म दिया। एक साधारण घर में पैदा हुआ लड़का अपने शौर्य और हुनर के दम पर देखते ही देखते मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती देने लगा। 26 जून 1539 पाटलिपुत्र से करीब 100 किलोमीटर दूर बक्सर की चौसा की लड़ाई में हुमायूं के नेतृत्व वाली मुगल सेना को शेरशाह के शेरों के सामने भागना पड़ा। शेरशाह ने सत्ता के केंद्र को फिर दिल्ली से पाटलिपुत्र पहुंचा दिया। शेरशाह ने हिंदुस्तान पर सिर्फ 5 साल तक हुकूमत की, लेकिन शासन की जो राह दिखाई उसे बाद में पूरे भारत को एक शासन तंत्र में जोड़ने वाले सम्राट अकबर ने भी अपनाया। शेरशाह के प्रशासन तंत्र की जो बुनियादें थीं या उसके जो मूलभूत सिद्धांत थे वो सब अकबर ने ग्रहण किए। हाँ, उसको अकबर ने बाज़ क्षेत्रों में ज़्यादा रिफाइन किया, ज़्यादा बेहतर बनाया। इसलिए ये बात अक्सर कही जाती है कि शेरशाह अकबर का अग्रदूत था या उसका पथ प्रदर्शक था। कोलकाता से काबुल तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड भी शेरशाह की ही देन है। इसी दौर में घिसे पिटे सिक्कों की जगह सोना, चांदी और तांबे के सिक्के चलन में आए। शेरशाह ने जमीन के नए सिरे से नाप कराई और
बीघों में बांट दिया। यहाँ तक कि जमीन के लगान की दर भी तय कर दी गई। जब पहली बार दिल्ली के सुल्तान बने उस समय उनकी उम्र से करीब 70 साल थे। शेर शाह ने जो शासन व्यवस्था प्रारंभ की उसी को अकबर, अबुल फजल और बाद में अंग्रेजों ने बढ़ाया, और जो उसका रोड बनाया हुआ था कलकत्ता से पेशावर तक, वही ग्रैंड ट्रंक रोड है। हमारे देश में शासन पर, सड़क निर्माण पर, साम्राज्य को आगे बढ़ाने पर सत्ता का केंद्र फिर बदला। फैसले पाटलिपुत्र की जगह आगरा से होने लगे। बक्सर के चौसा में मुगलों की हार का बदला अकबर ने बिहार पर कब्जा करके लिया। पाटलिपुत्र के सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। पाटलिपुत्र बंगाल का हिस्सा होकर रह गया। मुगलों के वर्चस्व के बाद भी पाटलिपुत्र का तेवर नहीं बदला। भले ही वक्त के गर्द में इस प्राचीन शहर की चमक दमक फीकी पड़ती गई। अंग्रेज हिंदुस्तान आ गए, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। ऐसे में एक बार फिर से सत्ता के केंद्र में आने के लिए पाटलिपुत्र में नए नए प्रयोग जारी रहे। बिहार का इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में बस इतना ही। कल आपको दिखाएंगे बिहार की मिट्टी पर कैसे लड़ी गई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए निष्पक्ष खबरों के लिए न्यूज़ 24।